हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग? चलिए शुरू किया जाए सर आज की क्लास। और आज हम लोग देखने वाले हैं टेस्ट नंबर आपका 64। और 64 नंबर टेस्ट में दोस्तों आज हम लोग देखेंगे सामान्य अध्ययन और करेंट अफेयर के महत्वपूर्ण सवाल। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, और इसका पूरा हम लोग यहाँ पर निचोड़ भी करने वाले हैं। बहुत आपको मजा आएगा। पूरा क्वेश्चन हम रिवीजन करने वाले हैं, है ना। कोई भी कंफ्यूजन आपको यहाँ पर नहीं रहने वाला है। और ये जो मेन रूप से आपका 1 to 5 के स्टूडेंट के लिए है, आपका 1 to 5 का जो भी फॉर्म अप्लाई किए हैं बिहार शिक्षक बहाली का, उनके लिए सामान्य अध्ययन का है और करंट अफेयर है। ऐसे तो सामान्य अध्ययन करंट अफेयर और भी को पूछेगा तो वो भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। और ये आपका जो मिलेगा सारा क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी एससीईआरटी बेस्ड है। और अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए 1 to 5 और 9 10th की, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे 7857824310। तो चलिए दोस्तों शुरू किया जाए। आज की क्लास है, आज की क्लास 7 बजे आपकी डेली क्लास चलती है 1 to 5 के लिए। आज होगा टेस्ट नंबर 64। 50 महत्वपूर्ण सवाल है और इसी से संबंधित दोस्तों कम से कम मैं आपको 150 से 200 सवाल और आपको एक्स्ट्रा बताने वाला हूं, जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। ठीक है जी। और सारे सवाल आपके एनसीईआरटी एससीईआरटी ही बेस्ट हैं। ये हमारा आपका व्हाट्सएप नंबर है जहां आपको सारे पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। आपको मात्र 251 का इसमें चार्ज लगेगा अभी, है ना। ओनली 251 इसमें चार्ज है। उसके बाद सारे मटेरियल आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। या आप 1 to 5 का कर रहे होंगे या 9 10 का कर रहे होंगे, है ना, दोनों का आपको मिल जाएगा। या आपको एगो कर रहे हो तो एगो मिल जाएगा, है ना। जो भी आपको कर रहे होंगे वो सारा आपको मिल जाएगा यहाँ पर। और ये आपका मात्र 251 में ही। 9 10 आपका सामाजिक विज्ञान का चल रहा है, जिसमें चारों सब्जेक्ट का आपको करवाया गया है और आगे करवाया जा रहा है। 9 10 का भी क्लास चल रही है रात में 9 बजे से आपकी। ठीक है जी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का क्लास का देखिए पहला सवाल है कि शेर शाह सूरी का मकबरा। ये सवाल आपको एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा कि शेर शाह सूरी का मकबरा जो है ये कहाँ का है, कहाँ है दोस्तों, क्योंकि ये बिहार से संबंधित है आपका। ठीक है। तो मकबरा से संबंधित मैं यहाँ पर बहुत सारा चीज आप लोग को क्लियर कर देने वाला हूँ। तो सबसे पहले बताइए कि शेर शाह सूरी का जो मकबरा था ये था आपका सासाराम बिहार में है आपका। ठीक है, सासाराम में है ना। शेर शाह सूरी का मकबरा बिहार राज्य के सासाराम में है। देखिए शेर शाह की मृत्यु कब होती है दोस्तों? तो इसकी मृत्यु होती है 1545 ईस्वी में कालिंजर के युद्ध में आपका। ठीक है, कालिंजर में इसको, कालिंजर के किले में इसकी मृत्यु हो जाती है 1545 ईस्वी में। याद रखना है ना। चलिए जी, कनिंघम, कनिंघम का अगर आप नाम सुने हैं तो ठीक है, लेकिन क्योंकि कनिंघम का नाम इसलिए कह रहे हैं हम कह रहे हैं क्योंकि कनिंघम जो था, इन्होंने शेर शाह का जो मकबरा है सासाराम में, इसको दोस्तों ताजमहल से भी सुंदर बताया था कनिंघम ने, कि जो शेर शाह का मकबरा है वो ताजमहल के मकबरा से भी सुंदर है कनिंघम के अनुसार। याद रखना है। शेर शाह का जो मकबरा है दोस्तों ये झील के बीच में है ना, झील है उसके बीच में इसका निर्माण किया गया है। और ये जो इमारत बनाया गया है ये अष्टकोणीय है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है ये कितने हैं दोस्तों इसमें कोण, तो अष्टकोणीय दोस्तों ये आपका मकबरा ये आपका बनाया गया है आपका। ठीक है, अष्टकोणीय बनाया गया है ना। याद रखना है आपको शेर शाह का मकबरा दोस्तों। शेर शाह देखिए रोहतासगढ़ का किला भी यही बनाया था, दिल्ली का पुराना किला भी यही बनाया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका प्रश्न नंबर दूसरा नंबर सवाल है कि निम्न में से किसने पूर्वोत्तर से भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था? अभी तक आपने पढ़ा होगा दोस्तों कि लखनऊ से बेगम हजरत महल, कानपुर से नाना साहेब, झांसी से झांसी की रानी, बिहार से आपका कुंवर सिंह, है ना, दिल्ली से आपके फिरोज शाह तुगलक। लेकिन दोस्तों अभी आपको बताना है कि पूर्वोत्तर भारत से कौन शामिल हुआ था, है ना। भारत का स्वतंत्रता संग्राम, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो था 1857, इसमें दोस्तों पूर्वोत्तर राज्य से कौन भाग इसमें लिया था? तो इसमें जो भाग लिया था पूर्वोत्तर राज्य से वो कौन था? उसका नाम था दोस्तों आपका रानी गाइडिंलियू, है ना। रानी गाइडिंलियू इसका नाम था दोस्तों। याद रखना है, रानी गाइडिंलियू। ठीक है, ये आपको भाग ली थी। और ये कहाँ की थी दोस्तों? तो ये मणिपुर की थी आपकी। ठीक है, कहाँ की थी? ये मणिपुर की थी। आप यहाँ से ध्यान रखना है, मणिपुर राज्य से इन्होंने आंदोलन किया था आपका, है ना जी। चलिए जी अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। आपका प्रश्न नंबर आपका तीसरा नंबर। वीडियो को एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जितने लोग लाइव आ गए हैं प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। प्रश्न है कि सिकंदरा जो आगरा का उपनगरीय क्षेत्र है किसके मकबरे से जुड़ा हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों सिकंदरा।
तो सिकंदरा में किसका मकबरा है भाई साहब? कई बार एग्जाम में पूछा है कि सिकंदरा में किसका मकबरा है। देखिए सिकंदरा में दोस्तों सिकंदरा जो है ना ये आगरा का ही उपनगरीय क्षेत्र है ना, ये आगरा का ही उपनगरीय क्षेत्र है सिकंदरा। और यहाँ पर दोस्तों आपको मिलेगा अकबर का मकबरा, ठीक है। किसका मकबरा मिलेगा? अकबर का मकबरा है, कई बार पूछा गया प्रश्न है। अकबर जो अपना मकबरा बनाया था ये खुद मतलब कि अपना मकबरा बनाना शुरू किया था दोस्तों। अकबर कब बनाया? 1605 ईस्वी में ये बनाना शुरू किया था अकबर अपना मकबरा खुद, है ना। लेकिन जब ये मर गया तो इसका जो बेटा था वो इसको पूरा किया था दोस्तों, जहांगीर आपका, ठीक है। जहांगीर ने इसको पूरा करवाया था इसके मकबरा को। और इसका जो मकबरा है अकबर का दोस्तों ये पिरामिड नुमा है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पिरामिड नुमा आकृति का ये आपका बना हुआ है आपका इसका मकबरा। और मकबरा में दोस्तों कितने मंजिल है? तो 5 मंजिला मकबरा है आपका, ठीक है। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा आपका? अकबर हो जाएगा। और अकबर के मकबरे के ऊपर दोस्तों कोई भी गुंबद नहीं इस पर बनाया गया है, क्योंकि अकबर का जो मकबरा है ना ये हिंदू, इस्लामिक, बौद्ध, जैन वास्तुकला पर आधारित है। और इसके ऊपर कोई भी इस प्रकार से जो गुंबद बना होता था ना मुस्लिम लोगों के मकबरा पर, तो इसके ऊपर मकबरा के ऊपर गुंबद नहीं बनाया गया है, याद रखिएगा। अगर हम आपसे पूछे कि बाबर का मकबरा कहाँ है दोस्तों, तो बाबर का जो मकबरा है, देखिए बाबर को दफनाया गया था आगरा में, लेकिन इसका जो मकबरा है ना वो काबुल में है, याद रखिएगा। अगर पूछे कि बाबुल कहाँ दफनाया गया, तो दफनाया गया था दोस्तों ये आगरा में, लेकिन इसका जो मकबरा है वो आपको काबुल अफगानिस्तान में है, याद रखना है ना। बाबर को प्रारंभ में आगरा में दफनाया गया था। जहांगीर का मकबरा कहाँ है? तो जहांगीर का जो मकबरा है दोस्तों ये पाकिस्तान के लाहौर में रावी नदी के पास है, याद रखना है, शहादरा में, ठीक है। तो जहांगीर वाला अगर पूछे तो जहांगीर वाला हो जाएगा दोस्तों आपको, मैं इधर लिख देता हूं, शहादरा में है जहांगीर वाला आपका, ठीक है। पाकिस्तान में, याद रखना है, लाहौर के पास है, ठीक है। चलिए जी, जहांगीर का मकबरा को किसने बनाया था दोस्तों? तो जहांगीर के मकबरा को बनाया था उसकी पत्नी उसकी पत्नी का नाम था नूरजहां, और नूरजहां ही बनवाई थी आपको जहांगीर का जो आपका मकबरा था उसको बनाई थी आपका, ठीक है। तो इतने सवाल यहां से आपका क्लियर हो गया है। अगला चलते हैं आपका 4 नंबर सवाल। 4 नंबर सवाल कह रहा है कि खाली स्थान यहां पर भरना है को स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ग्रैंड ओल्ड लेडी किसको कहा जाता है? देखिए ग्रैंड ओल्ड लेडी कहते हैं दोस्तों आपको अरुणा आसफ अली। जैसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं दादा भाई नौरोजी को, तो ग्रैंड ओल्ड लेडी किसको कहते हैं? तो अरुणा आसफ अली को कहा जाता है, याद रखना है, ठीक है। अरुणा आसफ अली जो थी दोस्तों, इन्होंने ही सबसे पहले भारतीय ध्वज फहराने के लिए भी ये जानी जाती है। और ये भारतीय ध्वज फहराई थी कब? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अरुणा आसफ अली ने ये भारतीय ध्वज फहराने के लिए क्यों जानी जाती है? क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था जो 8 अगस्त 1942 को, और शुरुआत हुआ था आपको ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई से, वहीं पर ये फहराई थी, उसके लिए भी ये जानी जाती है आपका, ठीक है, याद रखना है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर नंबर हो जाएगा अरुणा आसफ अली। अब देखिए सरोजिनी नायडू के बारे में देखिए आपको पूछा जाता है कि सरोजिनी नायडू कौन थी? तो सरोजिनी नायडू दोस्तों 1925 ईस्वी में, है ना, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू। ये भी याद रखिएगा 1925 में होता है आपका कानपुर का अधिवेशन, और इसमें प्रथम भारतीय महिला ये अध्यक्ष चुनी गई थी आपको सरोजिनी नायडू। और फिर बाद में दोस्तों यही सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल भी बनी थी आपका, कहां की दोस्तों? तो वो बनी थी आपका सरोजिनी नायडू बनी थी आपका उत्तर प्रदेश की, आपका 1947 से आपको ये राज्यपाल बनी थी 49 तक, ये याद रखिएगा आपको उत्तर प्रदेश की आपकी, है ना। अगर देखिए आपको कहा जाए उषा मेहता जी, उषा मेहता भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, है ना। उषा मेहता से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। तो उषा मेहता इसलिए फेमस है क्योंकि रेडियो प्रसारण के अपराध में उषा मेहता और एक और थे आपके बाबू भाई को 4 साल की सजा दिया गया था, उषा मेहता और बाबू भाई को, ठीक है, रेडियो प्रसारण करने के लिए, ठीक है। और उषा मेहता ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही इन्होंने रेडियो प्रसारण का कार्य आरंभ किया था, तो उसी से संबंधित थी आपकी उषा मेहता। और विजया लक्ष्मी पंडित कौन थी दोस्तों? तो विजया लक्ष्मी पंडित दोस्तों कौन थी? तो विजया लक्ष्मी पंडित जो थी ये संयुक्त राष्ट्र महासभा की ये भारतीय प्रथम महिला ये अध्यक्ष थी आपका, ठीक है। विश्व की पहली महिला अध्यक्ष थी, विश्व का भी ये पहली थी और भारत की भी ये पहली है ये थी, है ना। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला ये अध्यक्ष बनी थी, और ये 8वीं अध्यक्ष बनी थी आपका, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र की आपका, ठीक है। और विजया लक्ष्मी पंडित, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है आपका। अगला सवाल है आपका सवाल नंबर
5 नंबर कि किस प्रकार की फसलें मिट्टी उत्पादकता बढ़ाती है। अब देखिए किस प्रकार की जो फसलें हैं वो मिट्टी उत्पादकता को बढ़ाती है दोस्तों, क्या होगा जल्दी से बताइएगा इसका आंसर। किस प्रकार की जो फसलें हैं वो मिट्टी उत्पादकता को बढ़ाती है, ये आपको बताना है। देखिए मिट्टी उत्पादकता की जो बढ़ाती है ना तो वो दाल है ना, इसीलिए आप देखते होंगे ना कि एक फसल लगाने के बाद दलहन का फसल लगाया जाता है। तो दलहन का फसल इसलिए लगाया जाता है ताकि मिट्टी की उर्वरा शक्ति क्या होगी, उससे बनी रहेगी। दलहन जो फसल होता है ना मेरे भाई, उसका जो जड़ होता है तो उसमें राइजोबियम जीवाणु मौजूद होता है और उसी से दोस्तों ये मतलब कि उर्वरा शक्ति बनी रहती है। आपकी आंसर हो जाएगा आपका दाल, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा आपका। ठीक है जी, चलिए। और धान के खेत से अगर पूछा जाए कि धान की खेत से दोस्तों कौन सी गैस निकलती है, तो आप याद रखिएगा CH4 यानी कि मेथेन गैस निकलती है आपकी धान की खेत से, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। अगला सवाल हम चलते हैं, सवाल नंबर हो जाएगा आपका 6 नंबर। और वीडियो को मेरे भाई लाइक तो कर दीजिए एक बार सभी लोग। अगला प्रश्न है 6 नंबर की। 6 नंबर सवाल कह रहा है कि निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है। अब देखिए कौन सा कथन यहाँ पर सही है। कह रहा है कि राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है। ऑप्शन बी कह रहा है दोस्तों कि राज्यसभा के 12 सदस्यों को राज्यसभा के सभापति द्वारा नामित किया जाता है, तो ये ऑप्शन गलत है। राज्यसभा के 15 सदस्य तो होगा नहीं, ये भी आपका गलत है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है कि जो राज्यसभा के 12 सदस्यों को दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा नामित किया जाता है। ये चीजें आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और वो 12 सदस्य कौन होते हैं, तो वो कला के क्षेत्र में हो सकते हैं या साहित्य के क्षेत्र में हो सकते हैं या फिर आपके दोस्तों विज्ञान के क्षेत्र में वो ख्याति प्राप्त व्यक्ति हो सकते हैं, उन्हीं को ये मनोनीत करते हैं। और राज्यसभा में अगर पूछे दोस्तों कि अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है, तो राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या होती है आपकी 250। और वर्तमान में कितने सीट है, तो वर्तमान में आपको कितने सीट है, तो वर्तमान में 245 सीट है। और इसमें अधिकतम कितना हो सकता है, तो 250 हो सकता है। ठीक है, अब देखिए 250 में अभी वर्तमान में कितना है, 245 है। 245 में से दोस्तों जो 225 जो सीट है, 225 जो सीट है दोस्तों, ये आता है आपको राज्य के प्रतिनिधित्व आते हैं। लेकिन जो 8 सीट है, 8 सीट आता है आपको संघ राज्य क्षेत्र से और 12 सीट आपको मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो टोटल हो जाता है आपका 245, याद रखना है आपको। ठीक है, और राज्यसभा के जो कार्यकाल होता है ये कभी भंग नहीं होता है, ये अस्थायी सदन होता है, ये उच्च सदन होता है। राज्यसभा दोस्तों ये कभी भी भंग नहीं होता है। इसके प्रत्येक जो सदस्य होते हैं 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते रहते हैं और उसके जगह पर दूसरे आते रहते हैं, याद रखिएगा। और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल होता है आपका 6 वर्षों का, ये भी आपको याद रखना है। अगला सवाल चलिएगा आपका 7 नंबर। 7 नंबर है कि निम्न में से कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री। अब देखिए स्वतंत्र भारत के अगर पूछे कि प्रथम वित्त मंत्री कौन थे, तो उनका नाम था दोस्तों R.K. सन्मुख चेट्टी। ठीक है, R.K. सन्मुख चेट्टी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, R.K. सन्मुख चेट्टी ये स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे आपके। ठीक है, और ये 1947 ईस्वी में आपका बने थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे दोस्तों कि अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री लियाकत अली खान को बाद में क्या बनाया गया था, तो इनको बाद में प्रधानमंत्री बनाया गया था आपको पाकिस्तान का लियाकत अली खान, है ना, जैसे कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने थे। अगर आपसे पूछें कि RBI है ना, RBI जो हमारा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसके पहले है ना पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो इसके पहले भारतीय गवर्नर थे CD देशमुख। कौन थे, CD देशमुख थे आपके इसके पहले भारतीय गवर्नर, ये भी आपको पूछा जाता है। अगला प्रश्न चलते हैं, आपका प्रश्न नंबर है दोस्तों 8 नंबर। कह रहा है कि म्यांमार की प्रमुख धर्म क्या है। अब देखिए म्यांमार जो हमारा पूर्वी पड़ोसी देश है ना, तो म्यांमार का जो प्रमुख धर्म हो जाएगा दोस्तों, ये प्रमुख धर्म इसका है बौद्ध धर्म। ठीक है, प्रमुख जो बौद्ध धर्म है, ये बौद्ध धर्म हो जाएगा, इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा। प्रमुख धर्म इसका क्या है, बौद्ध धर्म। जैसे कि म्यांमार हो गया आपका जैसे चाइना हो गया, जापान हो गया, सब श्रीलंका हो गया, सबका बौद्ध धर्म ही है आपका। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आपका। और तो इसका आंसर अब देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि म्यांमार से दोस्तों कौन कौन राज्य सीमा बनाती है। ठीक है, तो कौन कौन राज्य सीमा बनाती है आप याद रखिएगा। म्यांमार से सबसे पहले हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के नीचे दोस्तों आपको मिलेगा नागालैंड, है ना, कौन सा राज्य है, नागालैंड है। इसके नीचे दोस्तों आपका मणिपुर। ठीक है, इसके नीचे आपको क्या है, मणिपुर। मणिपुर के नीचे आइएगा तो मिलेगा आपको मिजोरम।
ठीक है, मणिपुर के नीचे मिजोरम मिलेगा। तो ये 4 राज्यों से सीमा बनाती है आपका कौन सा, तो म्यांमार दोस्तों। म्यांमार जो है ये स्थल से भी भारत से सीमा बना रही है और स्थल के अलावा दोस्तों ये जलीय सीमा भी बनाती है। ठीक है, ये दोनों हो जाएगा आपका, स्थलीय और जलीय दोनों सीमा इससे बनता है आपका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं दोस्तों। आपका प्रश्न नंबर हो जाएगा आपका 9 नंबर की जापान की मुद्रा क्या है। अब देखिए जापान की मुद्रा बहुत आसान सवाल है। तो जापान की मुद्रा सबको पता है कि जापान की मुद्रा होती है आपकी येन और ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी नंबर। अगर पूछे कि जापान की संसद का क्या नाम है, तो जापान की संसद का नाम है दोस्तों आपको डायट। क्या नाम है, जापान की संसद को कहते हैं डायट। अगर पूछे कि जापान के गुप्तचर संस्था है ना नाइचो क्या है, तो जापान की नाइचो जो है दोस्तों ये आपका क्या है, गुप्तचर संस्था है। क्या है, गुप्तचर संस्था हो जाएगा आपका नाइचो, है ना, याद रखिएगा। जापान को दोस्तों द्वीपीय देश कहा जाता है ना, जापान क्या है, एक द्वीपीय देश है। अब द्वीपीय देश क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो जापान है ना, मानते हैं जापान है, तो जापान के क्या है, चारों ओर क्या है, पानी ही पानी, इसलिए इसको कहते हैं द्वीपीय देश कहा जाता है। जापान को ही कहा जाता है दोस्तों सूर्योदय का देश भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है ना। भूकंपों का देश भी जापान को ही कहते हैं, ये भी याद रखना है। और पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन भी आपको जापान को ही कहा जाता है। ठीक है जी, है ना। और जापान को दोस्तों कहा जाता है एशिया में विश्व का सर्वाधिक जलयान बनाने वाला देश भी आपको जापान ही है, ये भी आपको याद रखना है। और जापान में ही दोस्तों 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराया गया था हिरोशिमा और नागासाकी पर, ये भी आपको याद रखना है, अमेरिका के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में आपका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हो जाएगा आपका 10 नंबर। ठीक है, 10 नंबर प्रश्न है कि सिंधु लिपि निम्न में से किस ओर लिखी जाती है। देखिए लिपि जो लिखी जाती है हमारी कौन सी लिपि है दोस्तों, हिंदी जो भाषा है ये देवनागरी लिपि है। और देवनागरी लिपि हम लोग कैसे लिखते हैं, बाएं से दाएं की ओर लिखते हैं ना, बाएं से दाएं हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है कि सिंधु लिपि कैसे लिखा जाता था, तो इसका ऑप्शन आपको दिया गया है कि सिंधु लिपि जो लिखा जाता था दोस्तों, ये लिखा जाता था आपका कब, कहां से कहां, तो दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता था। आंसर हो जाएगा आपका 10 का आंसर नंबर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता था। सिंधु लिपि की जो सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी दोस्तों, वो कैसी लिपि थी, तो भाव चित्रात्मक थी आपकी। अभी तक इसको पढ़ा नहीं गया है, भाव चित्रात्मक ये लिपि थी, ये आप याद रखिएगा, पूछा जाता है आपका सिंधु लिपि, आपका सिंधु सभ्यता का आपका जी। सिंधु सभ्यता का खोज किसने किया था मेरे भाई, तो 1921 ईस्वी में किया गया था आपको दयाराम साहनी जी के द्वारा, है ना, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए सिंधु सभ्यता जैसे कि हमारी जो सभ्यता है दोस्तों, हमारा जो अभी समाज है ये पितृसत्तात्मक है, लेकिन सिंधु सभ्यता को कहा जाता है ये मातृसत्तात्मक, क्योंकि उस समय मतलब सिंधु सभ्यता से दोस्तों बहुत सारी स्त्रियों की मूर्ति प्राप्त हुआ है, तो इसलिए कहा जाता था कि जो सिंधु सभ्यता है ना वो मातृसत्तात्मक है। तो ये भी आपको याद रखिएगा। सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो नगरीय सभ्यता थी, मातृसत्तात्मक सभ्यता थी, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर हो जाएगा आपका 11 नंबर। 11 नंबर सवाल है कि 1986 में, प्रश्न कह रहा है कि 1986 में राजीव गांधी की सरकार ने लोकतंत्र के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार और विकास पर एक समिति की नियुक्ति किसकी अध्यक्षता में की थी, बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और थोड़ा सा सवाल लंबा है ना। तो ये एक समिति की जो अध्यक्षता की थी दोस्तों, एक समिति की नियुक्ति की, और किसकी, एक समिति की नियुक्ति किसकी अध्यक्षता में की, तो वो अध्यक्षता हो जाएगा आपका ML सिंघवी, है ना, ML सिंघवी जी के अध्यक्षता में, है ना, किसकी अध्यक्षता में, तो ML सिंघवी की अध्यक्षता में। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस इतना आप याद रखना है। अगला प्रश्न है सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत होती है दोस्तों आपका 2001 ईस्वी में। ठीक है, आंसर हमारा हो जाएगा, आंसर नंबर हमारा सी हो जाएगा। अगर हम आपसे पूछूं दोस्तों कि साक्षरता भारत मिशन, जी हाँ, साक्षरता भारत मिशन ये कब हुआ था, तो 2009 में हुआ था। साक्षरता मैं लिख देता हूं, आप नोट कर लीजिए, साक्षरता मिलाने के लिए दिया जाता है दोस्तों। साक्षरता भारत मिशन की शुरुआत कब होती है, तो 2009 में होती है। अगर पूछे कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत कब होती है, तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड हो जाएगा आपका 1987 ईस्वी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ऑपरेशन, है ना, याद रखिएगा, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब हुई थी मेरे भाई, तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 1987 में, ये बिल्कुल सही है। और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कब हुआ था, याद रखिएगा, है ना, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन
तो ये हुआ था दोस्तों आपका 1988 ईस्वी में। ये चारों आपको याद रखना है, मिलाने के लिए आपको दे देगा। तो सर्व शिक्षा अभियान हो जाएगा 2001, साक्षरता भारत मिशन हो जाएगा 2009, और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन हो जाएगा 1988, और 1987 में हो जाएगा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। 1987 पर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कई बार पूछा गया, याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है आपका 13 नंबर कि 5वीं पंचवर्षीय योजना की आरंभ कब हुई थी। देखिए 5वीं पंचवर्षीय योजना ना आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 5वीं पंचवर्षीय योजना में दोस्तों गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया था, है ना। और ये शुरुआत होता है आपका 1974 ईस्वी में इंदिरा गांधी के समय आपका, ठीक है, 1974 में होता है। 1956 में कौन सी योजना शुरू हुई थी दोस्तों, तो 1956 में हुई थी आपको दूसरी योजना। और प्रथम योजना कब से हुआ था, तो 1951 में प्रथम चला था, दूसरा चला था 56 से 61 तक। 85 में कौन सा योजना शुरू हुआ था, 85 में हुआ था दोस्तों आपका 7वीं योजना, ठीक है, 7वीं पंचवर्षीय योजना। और 92 में अगर पूछा जाए कि 92 में कौन सी योजना शुरू हुई थी, तो ये हुई थी 8वीं पंचवर्षीय योजना आपका, ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न चलते हैं, आपका प्रश्न नंबर है आपका 14 नंबर। वीडियो को सभी लोग एक बार फटाफट लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि डेली आपको शाम में 7 बजे से दोस्तों आपको क्लास मिल सके। 7 बजे से डेली क्लास होती है, और इसके अलावा एक क्लास और 9 बजे से भी क्लास होती है। 7 बजे से आपकी 1 to 5 के लिए चल रही है, और 9 PM से चल रहा है दोस्तों आपको क्लास 9 10th के लिए, है ना, 9 10th के लिए चल रहा है आपको सामाजिक विज्ञान का क्लास चल रहा है, ठीक है। मंडे से आपकी ज्योग्राफी के टेस्ट स्टार्ट होगी, मैराथन क्लासेज आपका, ठीक है, जिसमें पूरा सुपरा साफ किया जाएगा आपका। और इसका PDF नोट्स अगर चाहिए तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट आप कर सकते हैं। मात्र 251 फिलहाल अभी चार्ज है। प्रश्न है कि पिछड़े एवं विकासशील देशों को, देखिए बहुत सारे लोग जो होते हैं ना सोचते हैं कि छोड़ो क्या फी पे करें, है ना, यही 200-400 के चक्कर में बहुत सारे लोग रिजल्ट से पीछे भी रह जाएंगे। क्योंकि जितना मैंने मेहनत किया है, सारे NCERT SCERT से क्वेश्चन छाट के लिख के उसको टाइपिंग कर करके आप सभी के लिए बनाए हैं, इतना मेहनत कोई नहीं करने वाला, ठीक है। मार्केट से किताब उठाएगा, सीधा छाप देगा, आपके लिए काम हो जाएगा, ठीक है। सब लोग ऐसे ही करते हैं, आप देख लीजिएगा। चलिए इसका प्रश्न बताइएगा दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। पिछड़े एवं विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था। देखिए रोलिंग प्लान कब हुआ था दोस्तों, ये कई बार पूछा गया सवाल है ना। तो रोलिंग प्लान आपको बताना है कि ये शुरुआत कब हुआ था, अरे सुझाव किसने दिया था, ये आपसे पूछ रहा है, पिछड़े एवं विकासशील देशों के लिए। आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 14 का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर नंबर जी मिर्डल के द्वारा दिया गया था आपका, ठीक है। जी मिर्डल के द्वारा ये आपका दिया गया था रोलिंग प्लान का सुझाव। आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, बिल्कुल ए नंबर। अगला प्रश्न चलते हैं, आपका प्रश्न नंबर है आपका 15 नंबर कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र के लिए जीवनदायी होती है। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट कथन है। कथन कह रहा है कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र के लिए जीवनदायी होती है। यह कथन किसने कहा था, बताइए दोस्तों, ये कथन किसका था आपका। ये कथन दोस्तों आपका था, ऑप्शन मैं आपको दिखा देता हूं, ऑप्शन तो आपको दिख नहीं रहा तो जवाब कैसे दीजिएगा, बात तो सही है। आंसर हो जाएगा आपका अरविंद घोष, है ना। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, अरविंद घोष का यह कथन था कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र के लिए जीवनदायी होती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, आपका प्रश्न नंबर है आपका 16 नंबर। 16 नंबर सवाल एक, निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध असम राज्य से है। अब देखिए असम राज्य में बहुत सारा लोक नृत्य होता है ना। असम राज्य से नहीं पूछ रहा है भाई साहब, तो याद रखिएगा नहीं कौन सा है, असम राज्य से, ठीक है। तो देखिए बिहू तो असम में आपको होता है, चोंगली भी आपका दोस्तों असम में होता है, नट पूजा भी आपका असम राज्य से है। लेकिन जो काठी है दोस्तों, ये काठी जो है ना, ये असम राज्य से नहीं है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा, काठी। नट पूजा, चोंगली और बिहू ये तीनों आपके असम राज्य के आपके लोक नृत्य हैं। तो अगर पूछे कि काठी कहाँ का है मेरे भाई, तो काठी का मेरे दोस्त हो जाएगा आपका MP का, है ना। काठी कहाँ का लोक नृत्य है, तो मध्य प्रदेश का है आपको काठी। अगर पूछे कि झारखंड का कौन कौन से लोक नृत्य है, क्योंकि झारखंड में बहुत सारा लोक नृत्य होता है और पूछा भी जाता है, याद रखिएगा छऊ, है ना जी। छऊ जो लोक नृत्य है झारखंड का है। छऊ के अलावा दोस्तों आपका सरहुल है ना, सरहुल लोक नृत्य है। सरहुल के अलावा दोस्तों आपका कर्मा लोक नृत्य है। कर्मा के अलावा दोस्तों आपका यहाँ है विदेशिया, है ना, विदेशिया लोक नृत्य है। विदेशिया के अलावे कौन सा लोक नृत्य होता है झारखंड में, तो वो होता है दोस्तों आपका हमें ध्यान नहीं आ रहा है, और भी यहाँ पर लोक नृत्य होता है ना। तो ये आप फिलहाल याद रखिएगा, छऊ है, सरहुल है, कर्मा है ना, विदेशिया है। तो ये सारे हैं कहाँ के, तो झारखंड के आपको पूछा जाता है आपका। तमाशा कहाँ का है, जल्दी से बताइए, तमाशा कहाँ का है दोस्तों, तो तमाशा हो जाएगा आपके महाराष्ट्र का हो जाएगा, है ना। कालबेलिया बहुत इंपॉर्टेंट मैं आप बता रहा हूँ, कालबेलिया जरूर पूछेगा आपको। कालबेलिया कहाँ का नृत्य है दोस्तों, कालबेलिया, तो कालबेलिया हो जाएगा आपका राजस्थान का। कहाँ का जी, राजस्थान का हो जाएगा दोस्तों आपका कालबेलिया, ये आपको याद रखना है। पंडवानी कई बार पूछा गया है, पंडवानी,
पंडवानी कहाँ का है दोस्तों? पंडवानी का हो जाएगा आपको छत्तीसगढ़ का। जी हाँ, कहाँ का है पंडवानी? छत्तीसगढ़ का है भाई साहब आपका पंडवानी लोक नृत्य आपका, है ना। पंडवानी है, नवरानी है, दोनों छत्तीसगढ़ का है आपका, ठीक है। गढ़वाली कहाँ का है? तो उत्तराखंड का है, ठीक है। चलिए इतने सारे बता दिए आपको। अगला प्रश्न चलिए आपका 17 नंबर कह रहा है कि लखनऊ कढ़ाई के किस प्रारंभिक परंपरा कला के लिए प्रसिद्ध है? अब देखिए लखनऊ में दोस्तों कढ़ाई होता है, कढ़ाई होता है, पढ़ाई नहीं कढ़ाई, है ना। तो लखनऊ जो है दोस्तों ये कढ़ाई की चिकनकारी परंपरा, ये कई बार पूछा गया है, चिकनकारी, है ना। जो लखनऊ किस लिए प्रसिद्ध है? तो कढ़ाई की चिकनकारी पारंपरिक कला के लिए प्रसिद्ध है आपका लखनऊ। तो आंसर हो जाएगा आपका चिकनकारी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों आपका सी नंबर, ठीक है। चलिए मैं चलता हूं, अगला सवाल है आपका 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न है कि बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए बुकर पुरस्कार दोस्तों जीतने वाली पहली भारतीय महिला पूछ रहा है, तो इसका नाम था अरुंधति राय, है ना। क्या नाम था? अरुंधति राय। कहाँ गया? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका अरुंधति राय, है ना। बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला अरुंधति राय। देखिए बुकर पुरस्कार जो दिया जाता है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। सबसे याद रखिएगा बुकर, है ना। बुक यहाँ पर है ना दोस्तों, तो बुक माने किताब होता है, याद रखिएगा। साहित्य माने पुस्तक होता है, तो बुक हो जाएगा आपका साहित्य से संबंधित हो जाएगा आपका। इसकी शुरुआत कब होती है? तो 1969 में इसकी शुरुआत होती है ना। 1969 से इसको शुरुआत किया गया था, 1969 से ही दिया जाता है। और मतलब कि इसको कहा जाता है नोबेल पुरस्कार के बाद सबसे बड़ा ये पुरस्कार माना जाता है आपको, ये ठीक है, याद रखिएगा। चलिए जी अगला प्रश्न चलते हैं आपका। प्रश्न नंबर है आपका प्रश्न नंबर 19 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि राज्य को, है ना, प्रश्न है कि राज्य को किसने ब्रिटिश सरकार में विलय किया था? राज्य को किसने ब्रिटिश सरकार में विलय किया था दोस्तों, ये पूछ रहा है आपको। अवध राज्य को, यहाँ पर थोड़ा सा छूट गया है, अवध राज्य को, वही है ना। किस राज्य को ब्रिटिश सरकार में विलय किया गया था? अवध राज्य को क्वेश्चन होना चाहिए यहाँ पर कि अवध राज्य को, है ना, ब्रिटिश सरकार में विलय किसने किया था? तो लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डलहौजी ना, सी नंबर होगा आपका। वो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ये अवध राज्य को विलय किया गया था आपको ब्रिटिश सरकार के में। आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा। और अवध को दोस्तों विलय किया गया था कुशासन के आधार पर। यह पूछता है कि किस आधार पर इसको विलय किया गया था? कुशासन के आधार पर, है ना। कब विलय किया गया था? 1856 में। 1856 में कौन था दोस्तों? तो वो था लॉर्ड डलहौजी, है ना। 1856 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा कुशासन के आधार पर इसको विलय किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर होगा आपका कितना नंबर? 20 नंबर, है ना। 20 नंबर सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इसी को कहते हैं दोस्तों ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, है ना। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय जो है ये है आपका जिनेवा में। कहाँ है जी इसका मुख्यालय? इसका मुख्यालय हो जाएगा जिनेवा, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 1 नंबर, ठीक है। 1919 में दोस्तों इसकी स्थापना होती है। ILO की स्थापना कब होती है? तो 1919 में होती है। 1918 में दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होता है और 1919 में दोस्तों वर्साई की संधि होती है और उसी समय दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय इसका स्थापना होता है और इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, जिनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड में आपका, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए और अगर पूछे कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का जो मुख्यालय हो जाएगा वो आपका पेरिस में हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 21 नंबर। 21 कह रहा है कि बुशवेल्ड घास स्थल कहाँ है? अब देखिए यहाँ पर जितने घास स्थल है ना, मैं इसका सुपड़ा साफ करूंगा, याद कर लीजिएगा दोस्तों। मैं सारा चीज आपको एक जगह यहाँ पर कंप्लीट करा दूंगा। घास के मैदान, है ना, यहाँ से जितना घास आपको बता देंगे, घास यहाँ से ज्यादा आपको नहीं पूछेगा। तो ये बुशवेल्ड आपको पता है कि वेल्ड जो घास का मैदान है ये दक्षिण अफ्रीका का है और ये कैसा है दोस्तों? तो ये शीतोष्ण घास का मैदान है। देखिए घास का मैदान 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक तो होते हैं दोस्तों आपके उष्ण घास के मैदान, है ना। एक होते हैं दोस्तों आपके उष्ण और एक होते हैं आपके शीतोष्ण, ये कंफर्म रहिएगा। एक हो जाएगा आपका उष्ण और एक होता है आपका शीतोष्ण घास के मैदान। उष्ण मतलब क्या होता है? गर्म, और शीतोष्ण मतलब क्या होता है? ठंडा और गर्म दोनों आपका, है ना। शीत भी है और उष्ण भी है, यानी कि ठंडा गर्म वाले क्षेत्र में होगा और उष्ण वाला कहाँ होगा? तो गर्म वाले क्षेत्र में होगा। अगर इतना आपको
पता है तो समझिए आधा काम ऐसे ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि पूछे सवाना, तो सवाना जो घास का मैदान है, सबसे पहले मैं बताऊंगा उष्ण, तो सवाना जो हो जाएगा दोस्तों ये आपका उष्ण घास का मैदान है और ये अफ्रीका महादेश में है। सवाना के अलावे दोस्तों ये है आपका कैंपोज, है ना। कैंपोज घास का मैदान कहाँ है जी, तो कैंपोज जो घास का मैदान है ये हो जाएगा ब्राजील में, कई बार पूछा है। लानोज कहाँ है घास का मैदान, बताइएगा जल्दी से। लानोज हो जाएगा आपका वेनेजुएला और कोलंबिया में, दोनों जगह है लानोज। तो ये लानोज हो गया, कैंपोज हो गया और सवाना हो गया, ये हो गए आपके उष्ण घास के मैदान, है ना। ये तीन को याद रखिएगा, आपका काम तमाम है आपका, तीन से ज्यादा चौथा नहीं पूछेगा उष्ण में आपका। देखिए शीतोष्ण घास के मैदान कुछ कुछ है जो पूछा जाता है। अब जैसे प्रेरी जो घास का मैदान है ये शीतोष्ण है, आपको उत्तरी अमेरिका में हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपका पंपास, तो पंपास घास का मैदान जो है आपका दक्षिण अमेरिका में हो जाएगा। और दक्षिण अमेरिका में कहाँ है, तो अर्जेंटीना में है आपका, ठीक है। अर्जेंटीना में कौन सा घास का मैदान है जी, तो अर्जेंटीना में हो जाएगा आपका पंपास हो जाएगा दोस्तों। इसके अलावा अगर वेल्ड पूछे, जो वेल्ड अभी यह सवाल पूछा गया था, तो वेल्ड हो जाएगा आपका दक्षिण अफ्रीका में, ये भी आपका शीतोष्ण है। शीतोष्ण के और भी है, जैसे डाउन्स है ना, तो डाउन्स घास का मैदान कहाँ है, तो ये आपको ऑस्ट्रेलिया में है। डाउन्स के अलावा एक पूछा जाता है स्टेपी, तो स्टेपी घास का मैदान कहाँ है, तो एशिया में, है ना, यूक्रेन में। एशिया और यूरोप में जो घास का मैदान है वो सीधा याद रखिएगा स्टेपी है। जैसे एशिया हो गया, यूक्रेन हो गया, रूस हो गया, चाइना हो गया, तो इन सभी जो घास का मैदान है वो स्टेपी घास का मैदान है। और वो कैसा है दोस्तों, तो वो भी आपका शीतोष्ण है आपका, ठीक है। ये तो हो गए उष्ण और शीतोष्ण। इसके अलावा भी कुछ कुछ घास के मैदान है जो आपको पूछा जाता है। अब जैसे कि मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, पार्क लैंड, है ना। देखिए समय लगेगा आपको क्लास में, लेकिन दोस्तों बहुत सारा चीज आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। पार्क लैंड जो घास का मैदान है दोस्तों ये कहाँ है, जल्दी से बताइएगा। ते हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया में, है ना। पार्कलैंड कहाँ है, तो ये है आपका ऑस्ट्रेलिया में, कई बार पूछा गया सवाल है। इसके अलावा अगर आपसे पूछो कि कैंटबरी जो घास का मैदान है ना, कैंटरबरी, है ना, कैंटरबरी जो घास का मैदान है ये कहाँ है भाई, तो ये है आपका न्यूजीलैंड में, ठीक है। ये कहाँ है, ये है आपका कैंटरबरी हो जाएगा न्यूजीलैंड में, कैंटरबरी न्यूजीलैंड में। पार्कलैंड कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में। और पटाना घास का मैदान कहाँ है, तो श्रीलंका को पटाना है, ठीक है। श्रीलंका को हमको पटाना है, तो पटाना घास का मैदान हो जाएगा आपका श्रीलंका में। अगर पूछे कि पुस्ताज घास का मैदान कहाँ है, तो पुस्ताज हो जाएगा आपका दोस्तों हंगरी में है। पुस्ताज कहाँ है, तो हंगरी में है। जितने घास का मैदान अभी आपको बताएं सब याद रखिएगा। ये एक सवाल फिक्स है कि यहाँ से आपको जरूर पूछेगा, या 1 to 5 हो, 9 10 जो ज्योग्राफी वाला है वहां से भी वहां भी दोस्तों ये क्वेश्चन जरूर आपको पूछेगा आपका, ठीक है। तो कैंटबरी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा न्यूजीलैंड। पार्कलैंड ऑस्ट्रेलिया, पटाना है श्रीलंका को, पुस्ताज हो गया हंगरी, है ना। इसके अलावा स्टेपी जो था एशिया यूरोप में, डाउन्स हो गया ऑस्ट्रेलिया में, पंपाज हो गया अर्जेंटीना में, वेल्ड हो गया दक्षिण अफ्रीका में, प्रेरी हो गया उत्तरी अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में आपका, है ना। इसके अलावा कैंपोज हो गया ब्राजील में, लानोज हो गया आपका वेनेजुएला और कोलंबिया में, सवाना हो गया अफ्रीका में, और वेल्ड हो गया दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। याद रखिएगा इतने सारे घास के मैदान। अगला प्रश्न चलिए आपका 22 नंबर है दोस्तों कि लावेल नहीं होगा, लावेर होगा आपका, ठीक है। लावेर यहाँ पर कर लेना है। लावेर कप जो है ये किससे संबंधित है, तो ये टेनिस से संबंधित है, ठीक है। टेनिस में दिया जाता है लावेर कप आपका। टेनिस जो खेल है ना दोस्तों, ये टेनिस खेल का जन्मदाता कौन है, तो टेनिस खेल का जन्मदाता है आपका ब्रिटेन आपका, ठीक है। ब्रिटेन में जन्म हुआ था टेनिस खेल का, 19वीं शताब्दी में होता है। और टेनिस खेल में दोस्तों 4 ग्रैंड स्लैम होता है, ठीक है। ये चारों ग्रैंड स्लैम आपको पूछा जाता है ना, चारों ग्रैंड स्लैम पूछा जाता है। और ये 4 ग्रैंड स्लैम कहाँ कहाँ होता है याद रखिएगा। सबसे पहले जो होता है ग्रैंड स्लैम वो होता है ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड स्लैम, है ना, जिसको कहते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है दोस्तों आपको जनवरी में। मई जून में होता है आपका फ्रेंच ओपन, फ्रांस में होता है। फिर जून जुलाई में होता है विंबलडन ओपन। अगस्त सितंबर में होता है आपका अमेरिकी ओपन। तो 4 ओपन होता है, चारों ओपन याद रखिएगा। चारों ओपन से आपको एक ओपन जरूर एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं, है ना। और देखिए जैसे डेविस कप है, ग्रैंड स्लैम कप है, हाफमैन कप है, हैमलेट कप है, ये सारे टेनिस में दिया जाता है आपको। ये सारे जो कप जो मिलता है वो टेनिस में दिया जाता है, सारे खेल होते हैं। अगला प्रश्न है आपका 23 नंबर, कर निम्न में से किस देश की भू सीमा भारत से जुड़ी नहीं है। अब देखिए भारत से किसकी सीमा नहीं जुड़ी हुई है, तो म्यांमार तो सीमा लगती है, तजाकिस्तान का नहीं लगता है, चाइना का भी लगता है, बांग्लादेश का भी लगता है, पाकिस्तान का भी लगता है, नेपाल का लगता है, भूटान का लगता है, ठीक है। तो ये सारे सीमा, अफगानिस्तान का भी लगता है, याद रखिएगा। किसका नहीं लगता है, तो ताजिकिस्तान का आपका सीमा नहीं लगता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा आपका 23 का दोस्तों, है ना।
कौन सा सही हो जाएगा? सी नंबर, बी नंबर आपका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए एक चीज़ और बता दूं कि भारत जो है आपका, है ना, जैसे देखिए मैं आपको भारत थोड़ा सा मानचित्र, अरे भाई बढ़िया से बनो ना जी। ये देखिए आपका भारत का मानचित्र है ना। तो भारत के देखिए जो पड़ोसी है दोस्तों, वो पड़ोसी आपको पता होना चाहिए। यहाँ हो जाएगा पाकिस्तान, यहाँ हो जाएगा अफगानिस्तान, ये वाला हो जाएगा आपका नेपाल, ये वाला हो जाएगा चाइना, ये वाला हो जाएगा भूटान, ये वाला हो जाएगा म्यांमार, ये वाला हो जाएगा बांग्लादेश। ठीक है, तो ये तो हो गए आपके स्थलीय और जलीय, है ना। क्योंकि देखिए पूछा जाता है दोस्तों स्थलीय, खाली अगर स्थलीय पूछे, है ना, तो स्थलीय हो जाएगा एक तो अफगानिस्तान हो जाएगा सिर्फ स्थलीय वाला, और एक जापान हो जाएगा, सॉरी जापान कह रहे हैं, चाइना हो जाएगा, एक नेपाल हो जाएगा, एक भूटान हो जाएगा, एक आपका, हाँ इतना ही है, एक है, दो है, तीन है, चार है। चार जो है दोस्तों, ये चार जो देश है ना, ये सिर्फ स्थलीय है। कौन कौन? तो अफगानिस्तान, चीन, नेपाल और भूटान। अगर पूछे कि स्थल और जल दोनों वाला, है ना, स्थल प्लस जल से सीमा बनाने वाला कौन कौन से देश हैं? तो ये तो पाकिस्तान हो गया, एक बांग्लादेश हो गया, एक म्यांमार हो गया। तो स्थल जल वाला कितने हैं? 3 हैं, और सिर्फ स्थल वाला 4 हैं। तो टोटल कितने हो गए? 4 3 7 हो गए। अगर पूछे कि सिर्फ जल से मिलने वाला कितने हैं, तो सिर्फ जल से यहाँ देखिए आपको मिलेगा नीचे कौन सा? श्रीलंका, और नीचे चले जाएगा तो मालदीव है ना, और इधर चले जाएगा दोस्तों तो इंडोनेशिया वगैरह, वो भी आपको जलीय सीमा से ही आपका टच करता है ना। तो मेन रूप से यहाँ पर श्रीलंका और मालदीव जो जलीय सीमा बनाता है आपका। ठीक है, सिर्फ जल से आपका तो 2 था आपका, और स्थल जल से 3 था, और सिर्फ स्थल से आपका 4 था। ये आपको याद रखना है। भारत के उत्तर से लेकर दक्षिण तक लंबाई कितनी है? तो 3214। पूर्व से पश्चिम कितना है? 2933। ये सारी चीज आपको याद रखना है। भारत का अगर पूछे दोस्तों कि स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है, तो स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई हो जाएगा 15200। भारत का पूछे कि जलीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है, तो जलीय सीमा हो जाएगा 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, याद रखना है। और भारत और अफगानिस्तान के बीच जो पहले सीमा रेखा था उसको कहते थे डुरंड रेखा, है ना। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत और अफगानिस्तान, है ना, भारत और प्लस जो अफगानिस्तान से जो सीमा रेखा बनता है इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है मात्र 106 किलोमीटर, और सबसे छोटी सीमा रेखा आपको अफगानिस्तान से ही मिलता है। और ये जो सीमा रेखा का निर्धारण हुआ था दोस्तों आपका 1893 ईस्वी में हुआ था, है ना। और उस समय सीमा रेखा को क्या कहते थे? तो डुरंड रेखा कहते थे। ठीक है, उस समय सीमा रेखा को कहते थे डुरंड रेखा। लेकिन वर्तमान में जो डुरंड रेखा है ये भारत अफगानिस्तान के बीच में नहीं है। ये डुरंड रेखा अभी किसके बीच में है? तो पाकिस्तान प्लस अफगानिस्तान के बीच में है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि डुरंड रेखा किसके बीच में है, तो भारत अफगानिस्तान कभी नहीं मारना है, पाकिस्तान अफगानिस्तान आपको टिक करना है। अगला प्रश्न चलिए, और ये सबसे इंपॉर्टेंट था कि कब हुआ था? ये तो 1893 में हुआ था, भारत और अफगानिस्तान वाला, है ना। लेकिन जब भारत आजाद हुआ ना, तो ये मतलब कि ये खत्म हो गया सीमा रेखा आपका। ठीक है, अगला प्रश्न चलिए आपका 24 नंबर प्रश्न है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वाले को दिया जाता है? देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया जाता है दोस्तों, ये साहित्य के क्षेत्र में देते हैं ना। किस क्षेत्र में देते हैं? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार आपका। ठीक है जी, साहित्य के क्षेत्र में। और आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर नंबर ए हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब होती है, जी हाँ, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 1961 में होती है ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1961 में होती है। और सबसे पहले किसको दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार? तो याद रखिएगा, सबसे पहले जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था ये 1965 ईस्वी में दिया गया था दोस्तों। और उनका नाम क्या था? तो जी शंकर कुरूप। क्या नाम था उनका? जी शंकर, है ना, जी शंकर कुरूप उनका नाम था। और सबसे पहले दिया गया था आपको 1965 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया जाता है दोस्तों, हमारा जो 22 भाषा 8वीं अनुसूची में है उसको दिया जाता है। उसके अलावा दोस्तों आपको अंग्रेजी भाषा को भी दिया जाता है। अंग्रेजी भाषा में अगर कोई अच्छे कार्य करते हैं, अच्छे लिखते हैं अच्छे, तो उनको भी दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में। ये भी चीजें आपको याद रखना है ना। चलिए, अगर पूछे दोस्तों कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी, तो पहली महिला आपको बताना है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला का नाम था आशा पूर्णा देवी। क्या नाम था? आशा पूर्णा देवी नाम था पहली महिला, आशा पूर्णा देवी। और सबसे पहले दिया गया था 1965 में जी शंकर कुरूप को आपका। अगला प्रश्न चलते हैं, आपका प्रश्न नंबर है आपका 25 नंबर। 25 है कि उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें त्रिभुजों के लिए नियमों का उल्लेख है। वो बौद्ध ग्रंथ कौन सा है दोस्तों? उसी को तो कहते हैं हम विनय पिटक, है ना। उसको क्या कहते हैं? विनय पिटक कहते हैं, है ना। और विनय पिटक दोस्तों, है ना, इसको त्रिभुजों के लिए उल्लेख के लिए जाना जाता है। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर,
विनय पिटक। बौद्ध प्रमुख बौद्ध साहित्य त्रिपिटक इसी को कहते हैं दोस्तों। त्रिपिटक में कौन कौन से हो जाएंगे? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक आपका, ठीक है। 3 गो पिटक है, ये हमेशा पूछा जाता है। त्रिपिटक को तीन ठोकौन की त्रिपिटक की 3 संख्या कौन कौन सी है? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, है ना। और त्रिभुजों के लिए नियमों का उल्लेख मिलता है किसमें? तो विनय पिटक में। आपका ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगर पूछे दोस्तों कि सुत्त पिटक, है ना, एक है सुत्त पिटक, एक है आपका विनय पिटक और एक है दोस्तों आपको अभिधम्म पिटक, है ना। एक है आपका अभिधम्म पिटक के सुत्त पिटक की जो रचना होती है, सुत्त पिटक की रचना किया था प्रथम बौद्ध संगीति में दोस्तों आनंद के द्वारा किया गया था। और सुत्त पिटक में दोस्तों किसका वर्णन किया गया है? तो बुद्ध के उपदेशों का वर्णन किया गया है। विनय पिटक में क्या किया गया है? तो विनय पिटक की जो रचना हुई थी ये उपाली के द्वारा की गई थी इसकी रचना। और विनय पिटक में किसका वर्णन है दोस्तों? तो विनय पिटक में दोस्तों संघ का जो आचरण होता है और नियम का इसमें वर्णन किया गया है। और एक था आपका अभिधम्म पिटक। तो अभिधम्म पिटक में दोस्तों ये होता था बुद्ध के विचारों इसमें संकलन किया गया है। और अभिधम्म पिटक की जो रचना होती है वो तृतीय बौद्ध संगीति जो होती है आपको पाटलिपुत्र में, यहीं पर इसकी रचना की जाती है। तो ये सारे चीज आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा आपका 26 नंबर कि हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। देखिए अभी आपको बताए थे ना कि हुमायूं का मकबरा मैंने अभी नहीं बताया। जहांगीर का मकबरा आपको बताए थे कि शहादरा यानी कि लाहौर में है। अब हुमायूं का मकबरा आपको बताना है, ये मकबरा है दोस्तों आपके दिल्ली में, है ना। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में है, याद रखिएगा। जहांगीर का मकबरा कहाँ है? तो जहांगीर का मकबरा हो जाएगा लाहौर में। लाहौर में हो जाएगा आपका जहांगीर का मकबरा दोस्तों, है ना। जहांगीर का मकबरा लाहौर शहादरा, है ना। शहादरा अगर आपको ऑप्शन में दे दिया जाए तो घबराना नहीं है, लाहौर के शहादरा में था आपका। बाबर का मकबरा कहाँ था? देखिए बाबर मरा था, आपको दफनाया गया था इसको आगरा में, लेकिन इसका जो मकबरा है दोस्तों ये काबुल में, है ना। इसका जो मकबरा है बाबर का, है ना, तो ये बाबर का मकबरा हो जाएगा बाबर, तो ये हो जाएगा काबुल अफगानिस्तान में, ठीक है। अगर पूछे कि बहादुर शाह जफर द्वितीय, तो जो दिल्ली का अंतिम सुल्तान था, तो बहादुर शाह जफर द्वितीय जो है दोस्तों इसका मकबरा कहाँ है? तो इसका मकबरा है रंगून में। रंगून कहाँ है? तो ये म्यांमार में है ना। जब ये 1857 की क्रांति होती है तभी ना इसको रंगून भेज दिया गया था, है ना। जो आपका बहादुर शाह जफर द्वितीय था वहां निर्वासित कर दिया गया था और वहीं पर इसकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों, है ना। और इसको दोस्तों अपना वतन का भी इसको मतलब कि 2 गज जमीन भी इसको नहीं मिल पाया था, इतना ज्यादा ये मतलब कि बदनसीब इंसान था ये। और ये लिखा गया है इसके मकबरे पर, ये शब्द चीज लिखा गया है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि औरंगजेब का मकबरा कहाँ था, तो औरंगजेब का था औरंगाबाद में, ठीक है। औरंगजेब का मकबरा कहाँ है जी? तो औरंगाबाद में है आपको, औरंगजेब का औरंगाबाद में है आपका, ठीक है, याद रखना है औरंगाबाद में है। अकबर का मकबरा मैंने अभी बताया था आपको, तो अकबर का मकबरा हो जाएगा आपका सिकंदरा, आगरा में हो जाएगा। और शाहजहां का मकबरा कहाँ है? तो शाहजहां का भी मकबरा कहाँ है? तो आगरा में ही है आपका, ठीक है। चलिए जी, तो इतने सारे मकबरा अगर आप याद रखते हैं तो एक भी मकबरा आपको छूटने वाला नहीं है। अगला है कि माउंट एवरेस्ट नाम किसके नाम पर रखा गया है। अब देखिए माउंट एवरेस्ट जो नाम रखा गया और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई आपको याद रखना चाहिए। ये भारत के महान सर्वेक्षक थे, उनका नाम था जॉर्ज एवरेस्ट, है ना। ज्योग्राफर थे और इनका नाम था जॉर्ज एवरेस्ट। इन्हीं के नाम पर दोस्तों माउंट एवरेस्ट नाम रखा गया है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं? तो सागर माथा कहते हैं। और माउंट एवरेस्ट को दोस्तों 1865 से पहले इसको कहा जाता था पीक 15, है ना। इसका नाम पहले था पीक 15, लेकिन 1865 के बाद इसका नाम पड़ गया माउंट एवरेस्ट। किसके नाम पर? तो भारत के महान सर्वेक्षक ज्योग्राफर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर दोस्तों आपका, ठीक है जी। चलिए, तो इतना सारे चीज आपको याद रखिएगा। माउंट एवरेस्ट की वर्तमान में ऊंचाई कितनी है? तो 8,848.86 मीटर दोस्तों, है ना। 8,848.86 मीटर है अभी वर्तमान में इसकी ऊंचाई, क्योंकि इसकी ऊंचाई थोड़ी सी बढ़ गई है। तो बढ़ने वाला भी आप याद रखिएगा, कहीं आपको पूछ न दे, है ना। तो लास्ट में 0.86 आप जरूर याद रखिएगा। अगर पूछे दोस्तों कि माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किसने चढ़ाई किया था, तो सबसे पहले दोस्तों इस पर चढ़ने वाले जो प्रथम व्यक्ति थे उनका क्या नाम था? तो वो चढ़े थे आपको 1963
1953 ईस्वी में, और उनका नाम था आपको तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी, है ना, याद रखिएगा। तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी सबसे पहले 1953 ईस्वी में चढ़े थे। उसके बाद दोस्तों अगर आपसे पूछे कि एवरेस्ट फतह करने वाली विश्व की प्रथम महिला कौन थी दोस्तों, तो विश्व की अगर प्रथम महिला कहे तो वो जापान की थी, और उनका नाम क्या था, जुको तेबई। ठीक है, जापान की जुको तेबई जो थी ये प्रथम महिला थी आपकी। और अगर पूछे कि भारत की प्रथम महिला किसने सबसे पहले एवरेस्ट पर चढ़ी थी, तो उनका नाम था बछेंद्री पाल। लेकिन अगर आपसे पूछे कि एवरेस्ट पर 2 बार फतह करने वाली भारतीय महिला कौन थी, तो उनका नाम था संतोष यादव। ठीक है, तो इतने सारे अगर आप याद रखते हैं तो एक भी सवाल यहाँ से माउंट एवरेस्ट से नहीं छूटेगा। अगला प्रश्न चलिए आपका 28 नंबर कह रहा है कि किस शास्त्रीय अर्थशास्त्री ने निम्नलिखित वाक्यांश को लोकप्रिय बनाया कि प्रत्येक से उसकी क्षमता के अनुसार, प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार, है ना, प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार और प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार। यह जो कथन है मेरे भाई किसका है, ये कथन है आपके कार्ल मार्क्स, है ना, ये कथन किसका है, कार्ल मार्क्स का है, याद रखिएगा। कार्ल मार्क्स की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, कमेंट करके जल्दी से बताइए कार्ल मार्क्स की वो पुस्तक का नाम क्या है, दास कैपिटल। दास कैपिटल जो पुस्तक है ये कार्ल मार्क्स की है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे दोस्तों कि एडम स्मिथ जो है, एडम स्मिथ कौन है, तो ये अर्थशास्त्र धन के विज्ञान के पिता माने जाते हैं एडम स्मिथ। अगर आपसे पूछे दोस्तों कि सैमुअल्सन कौन है दोस्तों, तो ये है अर्थशास्त्र विकास के विज्ञान के जनक माने जाते हैं आपको सैमुअल्सन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं दोस्तों आपका 29 नंबर, चेचू जनजाति। चेचू जनजाति बहुत बार पूछा गया है कि चेचू जनजाति कहाँ निवास करती है, तो ये निवास तो करती है आंध्र प्रदेश में। चेचू जनजाति विद्रोह दोस्तों ये हुआ था, है ना, विद्रोह हुआ था, ये जनजाति विद्रोह था आपका, और ये हुआ था दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश में हुआ था आपका। ठीक है, आंध्र प्रदेश में पाई जाती है चेचू जनजाति, तो आंध्र प्रदेश में ही होगा ये आपका विद्रोह। और ये विद्रोह कब होता है, तो 1921-22 में आपका ये विद्रोह होता है दोस्तों, चेचू विद्रोह, याद रखिएगा। चेचू विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो हनुमंथु जो थे, है ना, हनुमंथु, है ना, तो ये हनुमंथु जो थे ये चेचू विद्रोह का नेतृत्व किया था, ये भी आपको याद रखना है। देखिए चेचू विद्रोह जो हुआ था आंध्र प्रदेश में हुआ था दोस्तों, लेकिन जो चेचू जनजाति है ना ये आंध्र प्रदेश के अलावे भी दूसरे राज्यों में भी पाई जाती है। जैसे कि आंध्र प्रदेश का जो पड़ोसी आपका तेलंगाना है, तेलंगाना अलग हुआ था आंध्र प्रदेश से ही 2 जून 2014 को, वहाँ भी पाई जाती है। उसके अलावा कर्नाटक भी पड़ोसी है, उड़ीसा पड़ोसी है, तो वहां भी पाई जाती है आपको। अगर पूछे दोस्तों कि भारत का, है ना, भारत का सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, जल्दी से बताइए। भारत की सबसे बड़ी जो जनजाति है वो है आपकी भील जनजाति। भील जनजाति के बाद किसका नंबर आता है, तो गोंड जनजाति का। गोंड के बाद किसका नंबर आता है, तो संथाल जनजाति का। संथाल विद्रोह कब हुआ था दोस्तों, तो 1855-56 में होता है संथाल विद्रोह, ये भी आपको याद रखना है। और गोंड जो नाम पड़ा है ये गोंडवाना लैंड के नाम पड़ा था आपका गोंड। और सबसे बड़ी जनजाति भारत की है आपकी भील। और भील जनजाति भारत में सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है, ये आपको कमेंट बॉक्स में आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, चलिए जी अगला प्रश्न देखते हैं आपका 30 नंबर। 30 नंबर सवाल है कि भारत में पहली बार समाचार पत्रों पर प्रतिबंध या नियंत्रण या सेंसर कब लागू किया गया था। देखिए भारत में समाचार पत्र पर सबसे पहले, है ना, क्योंकि ये पहली बार पूछ रहा है, पहली बार जो प्रतिबंध लगा था ये 1799 ईस्वी में लगाया गया था, है ना, याद रखिएगा 1799 ईस्वी में आपका किसके द्वारा, लॉर्ड बेलेजली के द्वारा। अगला प्रश्न देखिएगा आपका 31 नंबर कह रहा है कि शिक्षा की वर्धा योजना कब लाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए शिक्षा का जो वर्धा योजना था ये कब लाया गया था दोस्तों, जल्दी से आप बताइएगा कि शिक्षा का वर्धा योजना कब लाया गया था। देखिए शिक्षा का जो वर्धा योजना आया था दोस्तों आपका 1937 ईस्वी में इसको लाया गया था। कब लाया गया था, 1937 में इसको लाया गया था, है ना। और ये महात्मा गांधी जी के द्वारा लाया गया था आपको, है ना। महात्मा गांधी 1937 ईस्वी में दोस्तों अपने पत्र, इनका जो पत्र था वो था द हरिजन। ये भी पूछा जाता है कि द हरिजन जो किसका पत्र था, ये महात्मा गांधी जी का था, है ना, याद रखिएगा। आंसर हो जाएगा आपका 1937। अगला प्रश्न है आपका 32 नंबर कि निम्न में से किस स्थल से प्रथम खेल का साक्ष्य मिला है। अब देखिए वो कौन सा स्थल है जहां पर दोस्तों खेल नहीं होगा भाई, खेत होगा, है ना। प्रथम खेत का साक्ष्य मिला है
है ना। खेत मतलब कि जो कृषि कार्य वहां पर होता होगा, खेत है तो कृषि कार्य तो होगा ही ना। तो भारतीय उपमहाद्वीप में दोस्तों जो प्रथम खेत का जो साक्ष्य मिला है, कृषि भूमि का जो साक्ष्य मिला है, वो मिला है आपको मेहरगढ़ से। कहाँ मिला है? मेहरगढ़ से मिला है। और मेहरगढ़ कहाँ है दोस्तों? तो ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है आपका वर्तमान में, है ना। मेहरगढ़ कहाँ है? तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कालीबंगा कहाँ है, जल्दी से बताइएगा। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है ना। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है। और कालीबंगा से क्या प्राप्त हुआ है? तो जूते हुए खेत प्राप्त हुआ है ना। कालीबंगा से क्या प्राप्त हुआ है? तो जूते हुए खेत, याद रखिएगा। और कालीबंगा कहाँ है? तो कालीबंगा हो जाएगा आपको राजस्थान में, ठीक है। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है, ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है जी। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपका। प्रश्न नंबर है आपका 33 नंबर का, है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 है। बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 61। तो आपको पता है कि अनुच्छेद 61 जो है ये राष्ट्रपति पर महाभियोग है, सब रट लिए हैं, है ना। सबको रट लिए हैं कि अनुच्छेद 61 जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग है। लेकिन अगर ये आपको नहीं पता होगा कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है ये कहां पर दोस्तों सबसे पहले मतलब कि पेश किया जाएगा। देखिए किसी भी सदन में इसको लाया जा सकता है ना, चाहे लोग महाभियोग का जो प्रस्ताव है इसको किसी भी सदन में ला सकते हैं। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि राष्ट्रपति हैं तो लोकसभा में आएगा, नहीं नहीं, ये किसी भी आएगा, लोकसभा में भी आ सकता है और राज्यसभा में भी इसको प्रस्तुत किया जा सकता है इस महाभियोग के प्रस्ताव को आपको, ठीक है। और 14 दिन पहले लेकिन राष्ट्रपति को सूचना देना पड़ता है, ये आप याद रखिएगा, है ना। और लेकिन जिस सदन से भी ये पास होगा दोस्तों तो उसके 1/4 सदस्यों के सभी का हस्ताक्षर उस पर होना जरूरी है, तभी ये पास माना जाएगा आपका, ठीक है। 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर होना चाहिए। लेकिन आज तक दोस्तों किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगा है, ये भी आपको याद रखना है। राष्ट्रपति दोस्तों 3 प्रकार के आपातकाल लगाते हैं, कौन कौन? तो 352 आपको पता है, 356 पता है और 360 पता है ना। तो 3 प्रकार के आपातकाल भी भारत में लगते हैं। अगला प्रश्न चलिए आपका प्रश्न नंबर हो जाएगा 34 नंबर। 34 है कि भारत के संविधान का कौन सा जो भाग है वो वित्त है, संपत्ति है, अनुबंध है और मुकदमे से संबंधित है। अब देखिए कौन सा भाग जो है दोस्तों वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे से संबंधित है, भाग पूछ रहा है। टोटल भागों की संख्या कितनी है? तो 22 भाग है दोस्तों वर्तमान में, है ना। कितने भाग हैं जी? बहुत सारे लोग कहते हैं 25 भाग, नहीं भैया बिल्कुल गलत बात है, 22 भाग ही हैं आपके संविधान में, याद रखिएगा, है ना। टोटल 22 भाग हैं आपका, है ना। टोटल जो मेन भाग है वो 22 भाग है। ABCD करके वो भला ही 25 हो गया है, लेकिन जो मेन भाग है वो 22 भाग है, याद रखना है आपको, ठीक है। अनुसूची कितने हैं? तो 12 अनुसूची है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा भाग आपका 12। भाग 12 में दोस्तों वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे से संबंधित प्रावधान किया गया है, याद रखिएगा। भाग 9 में किसका वर्णन है भाई? यहाँ पर जो आपको ऑप्शन ए में दिया गया भाग 9, तो भाग 9 दोस्तों संबंधित है आपको पंचायती राज से। और भाग 10 किससे संबंधित? तो भाग 10 हो जाएगा SC/ST से, है ना। SC/ST से संबंधित है आपको भाग 10। और भाग 8 में क्या है दोस्तों? तो भाग 8 में है दोस्तों संघ राज्य क्षेत्र, ठीक है। ये सारे आपको याद रखने हैं, कहीं से भी आपको सवाल टपक जाएगा भाई एग्जाम में, तो हमको नहीं कहिएगा कि सर आप नहीं पढ़ाए थे। आपको जितना पढ़ा दिए हैं ना, यहाँ से फालतू आपको नहीं पूछेगा, है ना। जितना हम टेस्ट आप लोग को करवा दिए हैं, आज 64 टेस्ट हो रहा है दोस्तों, सोच लीजिए लगभग 10,000 क्वेश्चन हम आप लोग को करवा दिए होंगे। प्रश्न देखिए आपका 35 नंबर, है ना। और 75 टेस्ट टोटल आप लोग को करवाया जाएगा, अभी 10-12 टेस्ट अभी आप लोग का और होगा। प्रश्न है कि ब्रिटेन के किस कानून के द्वारा भारतीय प्रतिनिधियों को भारतीय विधान परिषद के चुनाव में पहली बार सीटों का आवंटन किया गया था? देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया गया है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ब्रिटेन के किस कानून के द्वारा, है ना, वो कानून कौन सा है दोस्तों जिसके द्वारा भारतीय प्रतिनिधियों को भारतीय विधान परिषद के चुनाव में पहली बार सीटों का आवंटन किया गया था? तो वो था दोस्तों आपको, है ना, वो था आपको भारत परिषद अधिनियम 1892, ठीक है। तो बस आपको इतना याद रखना है, भारत परिषद अधिनियम 1892। ज्यादा दिमाग इस क्वेश्चन में आपको नहीं लगाना है, नहीं तो आप कंफ्यूज में पड़ जाइएगा। अगला सवाल देखते हैं आपका सवाल नंबर 36 नंबर। प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था? देखिए आंग्ल नेपाल युद्ध जो लड़ा गया था ये 1814 से लेकर के 1816 ईस्वी तक चला था आपको आंग्ल नेपाल युद्ध। और उस समय जो था दोस्तों आपका गवर्नर जनरल, वो गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था आपका लॉर्ड हेस्टिंग्स, है ना। लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय हुआ था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर,
ठीक है जी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न चलिए आपका 37 नंबर कह रहा है कि म्यांमार की आधिकारिक भाषा क्या है। अब देखिए म्यांमार की भाषा क्या है ना, म्यांमार की राजधानी कहाँ है, तो म्यांमार की राजधानी अगर पूछे तो नापीदा है ना, नापीदा जो है दोस्तों ये म्यांमार की राजधानी है। म्यांमार की भाषा अगर पूछे है ना, तो म्यांमार की जो भाषा है वो बर्मी भाषा है ना, आधिकारिक जो भाषा है वो बर्मी है, राजधानी है नापीदा। म्यांमार को ही कहा जाता है स्वर्ण पैगोडा का देश है ना, स्वर्ण पैगोडा का देश किसको कहते हैं, तो स्वर्ण पैगोडा का देश कहा जाता है दोस्तों आपको म्यांमार को ही। म्यांमार में दोस्तों एक व्यू शहर है, म्यांमार में ही एक व्यू शहर है ना, याद रखिएगा व्यू शहर को ये पूछा जाता है। म्यांमार में ही दोस्तों व्यू शहर को विश्व विरासत सूची में रखा गया है। इसको दोस्तों सुदूर पूर्व के चावल का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, सुदूर पूर्व का चावल का कटोरा किसको कहते हैं, तो व्यू शहर को, जो म्यांमार का है आपका है ना, व्यू शहर सुदूर पूर्व के चावल का कटोरा। अगर भारत के चावल का कटोरा किसको कहते हैं, तो छत्तीसगढ़ को है ना। चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो कटक में है। ठीक है, ये सारे आपको याद रखना है। देखिए म्यांमार में दोस्तों एक नदी है, उसका नदी का नाम है इरावदी नदी, बहुत इंपॉर्टेंट नदी है ये इरावदी नदी। इरावदी नदी को क्या कहा जाता है, तो म्यांमार की जीवन रेखा कहा जाता है, ये भी आपको याद रखिएगा। एक सवाल और है म्यांमार से दोस्तों जो आपको थोड़ा सा ऊर्जावान करेगा। ऊर्जावान ये है कि रंगून है ना, रंगून जो है ना, मेरे पिया गए रंगून और वहां से किए हैं टेलीफोन, गाना सुने हैं ना, तो यही वही रंगून है दोस्तों। और ये बर्मा रंगून इसको कहा जाता था पहले। यहीं पर दोस्तों बहादुर शाह जफर का मजार है, यानी कि मकबरा है। और दोस्तों उस मकबरा पर ये लिखा गया है, क्या लिखा हुआ है ये पूछ सकता है कि जफर इतना बदनसीब है ना, बहादुर शाह जफर द्वितीय इतना बदनसीब है कि उसे अपनी मातृभूमि में दफन होने के लिए जमीन भी नसीब नहीं हुई है। ये चीजें लिखी गई है उसके मजार पर है ना, तो ये पूछ सकता है कि ये चीजें किस पर लिखी गई है, तो बहादुर शाह जफर द्वितीय के मजार कहाँ है, तो रंगून में है, क्योंकि 1857 की क्रांति में उसको रंगून निर्वासित कर दिया गया था और वहीं उसकी मृत्यु हो गई थी। पूरे परिवार को खत्म कर दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। अगला प्रश्न चलिएगा आपका 38 नंबर 38 है कि खूब गेहूं उपजाओ, गेहूं ही हमें जंग जिताएगा, यह किसने कहा था। बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब गेहूं उपजाओ है ना, ऐसा मतलब लोग बोल दिए हैं ना भाई साहब, हम लोग को याद करना पड़ रहा है। खूब गेहूं उपजाओ, खूब धान उपजाओ, खूब चावल उपजाओ है ना, अब याद रखते रहिए, रटते रहिए, खूब गेहूं उपजाओ हमें गेहूं ही जंग जिताएगा, ये कहा था दोस्तों वुडरो विल्सन है ना। वुडरो विल्सन कहा था दोस्तों। वुडरो विल्सन कौन थे, तो वुडरो विल्सन थे आपके यूएसए के राष्ट्रपति थे आपके है ना, अमेरिका के राष्ट्रपति थे आपके है ना, वुडरो विल्सन थे, याद रखिएगा है ना जी। चलिए अगला प्रश्न है आपका 39 नंबर कि मानव विकास रिपोर्ट निम्न में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। मानव विकास रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मानव विकास रिपोर्ट को जो प्रस्तुत किया जाता है यूएनडीपी के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है ना। यूएनडीपी का फुल फॉर्म याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा ही दोस्तों ये प्रकाशित किया जाता है मानव विकास रिपोर्ट को। देखिए यूएनडीपी की अगर हम बात करें कि यूएनडीपी का गठन कब होता है, तो 1965 में होता है आपका यूएनडीपी का गठन। और सबसे पहले अगर पूछे दोस्तों कि यूएनडीपी का जो मानव विकास रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था ये 1990 में प्रस्तुत किया गया था सबसे पहले आपका है ना। इसका आंसर क्या होगा, यूएनडीपी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा है ना। अगर पूछे कि यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर जो है ये न्यूयॉर्क में है। कहाँ है जी, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है, याद रखिएगा आपका। ठीक है, अगला प्रश्न चलिएगा आपका 40 नंबर कि लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है लाल कुर्ती है ना, लाल कुर्ती मत समझ जाइएगा कुछ और चीज है ना। लाल कुर्ती टुकड़ी जो गठन किया गया था गैरी वॉल्डी के द्वारा है ना जी, गैरी वॉल्डी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी नंबर। गैरी वॉल्डी कौन था दोस्तों, वही गैरी वॉल्डी जो इटली का एकीकरण का तलवार कहा जाता है जिसको, जी हाँ ये गैरी वॉल्डी को क्या कहते हैं, तो इटली के एकीकरण का तलवार इसको कहा जाता है ना। इटली के एकीकरण के 3 रत्न कौन कौन थे बताइए। इटली के एकीकरण के 3 रत्न जो थे वो तीनों रत्न का नाम याद रखिएगा, जोसेफ मेजनी है ना, जोसेफ मेजनी, और थे गैरी वॉल्डी, और एक थे काउंट काबूर। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। और यंग है ना, यंग इटली संगठन मेजनी ने स्थापित किया था 1931 ईस्वी में। अगला प्रश्न चलिएगा आपका 41 नंबर प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय मानव तस्करी दिवस 2023 कब मनाया गया, तो 11 जनवरी को मनाया गया था राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस 11 जनवरी को। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 42 नंबर। कुछ करेंट अफेयर के भी यहाँ पर सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बिहार का करेंट अफेयर है कि बिहार के किस जिले
के मोती झील में पहली बार 10वीं सीनियर नेशनल ड्रैगन बोट प्रतियोगिता आयोजित हुआ था? ये हुआ था दोस्तों पूर्वी चंपारण में आपका, ठीक है। पूर्वी चंपारण का एक झील है, वहीं पर आपका ये हुआ था आपका, है ना जी। अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए 1 to 5, है ना, 1 to 5 या 9 10th सामाजिक विज्ञान का, तो पूरा दोस्तों आपको यहाँ पर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। बस आप पीडीएफ पढ़ लीजिए, काम आपका तमाम है ना जी। सारे पीडीएफ नोट्स आपके बिल्कुल एकदम बुक से ही लिया गया है, पूरा छाट छाट के लिया गया है और पूरा निचोड़ आपको लिया गया है और ऑब्जेक्टिव रूप में मिलेगा, क्योंकि देखिए अब सब्जेक्टिव पढ़ने का समय नहीं है ना, ऑब्जेक्टिव रूप में मिलेगा। जितना ज़्यादा आप दोस्तों क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए उतना ज़्यादा अभी आपको फायदा होगा। अब आपके एग्जाम में मात्र 20 दिन बचा है, मात्र 20 दिन आपके पास एग्जाम में है दोस्तों, मात्र 20 दिन में आपको तैयारी करना है, फटाफट पढ़ लीजिए, काम हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 43 नंबर प्रश्न है आपका कि फरवरी 2023 में दिल्ली के एकीकृत नगर निगम के पहले मेयर के रूप में किसे चुना गया था? तो पहले मेयर जो बने थे आपके दिल्ली के, वो थे आपको शैली ओबेरॉय, है ना। शैली ओबेरॉय आम आदमी पार्टी की थी, है ना। अगला प्रश्न चलते हैं आपका 45 हो गया, 44 चलते हैं। कह रहा है कि 5 फरवरी से 5 मार्च 2023 तक विश्व पुस्तक मेला जो लगा था दोस्तों, फरवरी में पुस्तक मेला जो लगा था वो हुआ था आपका नई दिल्ली में, आयोजन इसका हुआ था, है ना, याद रखिएगा। और मेले का थीम क्या था? तो आज़ादी का अमृत महोत्सव, है ना, आज़ादी का अमृत महोत्सव इसका थीम था। अगला सवाल है 45 नंबर की भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत का नाम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत के पहले, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले पूछ रहा है स्वदेशी विमान वाहक पोत का नाम बताइए। उनका नाम था दोस्तों, उसका नाम है आपका INS विक्रांत। भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत है, याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला प्रश्न है कि किसने प्रोमोटिंग मिलेट्स इन डाइट्स बेस्ट प्रैक्टिसेज अक्रॉस स्टेट्स या यूटी ऑफ इंडिया पुस्तक जारी किया है? ये पुस्तक है दोस्तों, ये किसने जारी किया है? याद रखिएगा, ये जारी किया गया है आपको किसके द्वारा? तो नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। अगला सवाल है आपका 47 नंबर। वीडियो को सभी लोग प्लीज एक बार लाइक कर दीजिए, इतना मेहनत आप सभी के लिए किया जाता है ना। आप लोग प्लीज, आप लोग आधा लोग भी अभी लाइक नहीं किए हैं, बताइए कितना गलत बात है। प्रश्न है नीति आयोग ने 47 ने किस राज्य में उड़ने वाली छिपकली नई प्रजाति मिली है? दोस्तों ये भी कई बार पूछा गया, एग्जाम में पूछा गया सवाल है कि किस राज्य में दोस्तों उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति मिली है? तो उड़ने वाली छिपकली का जो नई प्रजाति मिला है ये मिजोरम में मिला है आपका, ठीक है, मिजोरम में मिला है, याद रखिएगा। अगला है आपका 48 नंबर कि भोपाल में भारत में आयोजित तीनों सेनाओं के संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन का विषय क्या था दोस्तों? तो इसका जो विषय था वो था तैयार, पुनरुत्थान और प्रासंगिक, ठीक है, तैयार, पुनरुत्थान और प्रासंगिक इसका विषय था। ऑप्शन हो जाएगा सी। भोपाल में यह आयोजन हुआ था, तीनों सेनाओं के संयुक्त कमांडर वहां पर आपको मिले थे। अगला प्रश्न देखिएगा आपका 49 कि लॉकडाउन लिरिक्स नामक पुस्तक के लेखक किसने लिखी है? तो लॉकडाउन लिरिक्स जो लिखी है ये संयुक्ता दास के द्वारा लिखा गया है दोस्तों। किसके द्वारा? संयुक्ता दास के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, है ना। अगला प्रश्न है आपका 50 नंबर कि दक्षिण एशिया की प्रथम मोबाइल बायो सुरक्षा लैब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, दक्षिण एशिया की प्रथम है भाई, तो ये काफी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। दक्षिण एशिया की प्रथम मोबाइल बायो सुरक्षा लैब का क्या नाम है? तो इसका नाम है दोस्तों आपका रामबान। क्या नाम है? रामबान नाम है इसका। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर। और ये जो तैयार किया गया है दोस्तों किसके द्वारा? तो ICMR के द्वारा ये तैयार किया गया है, ठीक है, ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा ये विकास किया गया है, आपको तैयार किया गया है। तो ये था आज का दोस्तों महत्वपूर्ण टेस्ट, बहुत मजा आया होगा आप लोग को, आशा करते हैं, और काफी कंफ्यूजन दूर हुआ होगा। लगभग 300 सवाल दोस्तों हम यहाँ पर आप लोगों को करवा दिए हैं, है ना, पूरा डिस्क्राइब कर दिए हैं। इसको एक बार दो बार आप देख लीजिए, यहाँ से बहुत सारे सवाल आपको एग्जाम में लड़ेंगे आपको, ठीक है। तो डेली आप 7 बजे से तैयार रहना है, 7 बजे से डेली टेस्ट चलती है। आज 64 नंबर था और ये NCERT बेस्ड आपका सवाल है, ठीक है। ये रहा आपका व्हाट्सएप जहाँ पे आपको सारे PDF नोट्स मिल जाएंगे। 78 57 82 43 10 है, मात्र अभी 251 चार्ज है। ये 1 to 5 का भी मिल जाएगा और 9 10th सामाजिक विज्ञान अगर आपका है तो वो भी आपको मिल जाएगा, है ना जी, सारे मिल जाएंगे आपको।
और जितने भी अभी 64 टेस्ट हो गया है, इसमें 75 टेस्ट होगा टोटल। और ये हमारा फ़ोन पे गूगल पे नंबर है जहां आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद आपको करना क्या है, तो ये व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप पे आप हमको मैसेज कर दीजिएगा, पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। वहाँ पर आपको सारे मटेरियल आपको पर्सनली मिल जाएगा, है ना, और ऑब्जेक्टिव फॉर्म में मिल जाएगा। आप उसको निकलवा के भी पढ़ सकते हैं, जैसे पढ़ना है वैसे पढ़ सकते हैं। और जो आपको ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा दोस्तों, और ग्रुप में फिर डेली वाइज भी आपको मिलते रहेगा, है ना। जैसे जैसे आगे क्लास होती जाएगी वो भी आपको पीडीएफ नोट्स आपको ग्रुप में प्रोवाइड कराते रहेंगे, वहाँ से भी आपको मिलते रहेगा, ठीक है। तो मात्र 251 अभी फिलहाल इसमें चार्ज है। चलिए तो आज हम इतना रहने देते हैं, बहुत लंबा क्लास हो गई है ना, समझाने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया, कोई दिक्कत नहीं है। आप सभी के लिए दोस्तों जान हाजिर है ना, आप सभी के लिए जान हाजिर है। बस आप लोग अच्छे से पढ़िए, तैयारी कीजिए। अब ज़्यादा समय नहीं बचा, मात्र आपके पास 20 दिन, मात्र आपके पास हाथ पर गिना हुआ समय दोस्तों। उल्टी गिनती शुरू हो गई है ना, उल्टी गिनती शुरू हो गई है दोस्तों। बस भगवान से ही मनाइए, है ना, कि बस क्वेश्चन जो है एग्जाम में जो है ना, क्वेश्चन जितना पढ़ा दिए है ना बाहर नहीं रहेगा, लेकिन बस ये ध्यान रखिए क्वेश्चन आउट वगैरह नहीं हो, है ना, कोई गलत काम नहीं हो, और गलत चीज़ों में आप फंसिए भी नहीं, है ना। इन सभी चीज़ों में मत फंसिएगा कि हाँ वो हमको क्वेश्चन दे देगा, वो क्वेश्चन आउट हो जाएगा, हम पास हो जाएंगे, क्वेश्चन छोड़ देंगे तो पास हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा भाई, सिर्फ आपका पैसा इसमें बर्बाद होगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों में आपको फंसना ही नहीं है, अपने पढ़ाई पे ध्यान देना है, अपने मेहनत पे ध्यान देना है। अगर आप अच्छा कर्म कीजिएगा ना तो आपको फल जरूर मिलेगा, है ना, याद रखिए, है ना, जैसा कर्म कीजिएगा वैसा फल आपको मिलेगा दोस्तों। और ये गीता में भी लिखा गया है, तो इसीलिए कर्म कीजिए, अच्छा मेहनत कीजिए, तो उसका फल आपको जरूर देखने को मिलेगा और बहुत जल्द देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बस इसी बातों के साथ दोस्तों आज की क्लास को हम समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं रात में 9 बजे से, है ना। देखिए 9 बजे से आज क्लास नहीं भी हो सकती है, मैं आपको ग्रुप में मैसेज कर दूंगा जैसा होगा तो, ठीक है। चलिए थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।